दिस इज़ मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रेप। और आज हम पढ़ेंगे सीटेट एवं अन्य टेट की जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ये जून 2011 में पूछा गया है। और ऑप्शन है इसके ए, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, या फिर बी, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या फिर सी, भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी शिक्षक के लिए चुनौती यह है कि वह बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करें। फिर प्रश्न नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, तो नहीं को ध्यान में रखें वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। ए, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये तो उद्देश्य है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, प्राथमिक स्तर पर देखते हैं सही होगा या नहीं। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, ये भी उद्देश्य है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। लेकिन वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, तो ये गलत है। तो जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 3, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल होता है अंतर, तो ये सही ऑप्शन हो गया। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो जो गलत होगा वही सही होगा। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, हाँ होता है सहायक। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, तो समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, तो ये सही होगा। तो जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, जो कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संप्रेषण परक उपागम, या फिर बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, या फिर सी, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, या फिर डी, बोलना कौशल पर बल देता है। तो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम जो है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते, या फिर बी, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। इसका बात करो तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6, भाषा की कक्षा में कहानियाँ ए, मनोरंजन का साधन है, या फिर बी, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, या फिर सी, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, या फिर डी, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है।
तो भाषा की कक्षा में कहानियाँ जो होती है वो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। प्रश्न नंबर 7, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, या फिर बी, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, गलत हो जाएगा, या फिर सी, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है, ये एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। जब हम सुनेंगे तभी हम बोलेंगे, और जब हमें पढ़ना आएगा या फिर जब हमें लिखना आएगा तभी हमें पढ़ना भी आएगा। तो ये सब एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। और फिर प्रश्न नंबर 8, भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, या फिर बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या फिर सी, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या फिर डी, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, ये तो उद्देश्य होता है। और यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, तो ये भी सही हो जाएगा। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास होना, ये भी सही होगा। तो हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना भाषा शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के कारण डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। ए, भाषाई समाज के कारण भाषा सीखते हैं, या फिर बी, भाषा अर्जन क्षमता के कारण भाषा सीखते हैं, या फिर सी, भाषा आकलन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, या फिर डी, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार जो भाषा अर्जन क्षमता एक डिवाइस होती है, बच्चे के ब्रेन में होती है, जिसकी वजह से बच्चे भाषा सीखते हैं, और इसको भाषा अर्जन क्षमता को इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 11, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। ए, मानक भाषा पर बल देना, या फिर बी, समग्रतावादी दृष्टिकोण, या फिर सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, या फिर डी, वर्तनी संबंधी गृहकार्य। तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण, या फिर मानक भाषा पर बल नहीं दिया जा सकता है भाषा शिक्षण में, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ हम भिन्न व्यवहार भी नहीं कर सकते, और वर्तनी संबंधी गृहकार्य तो सही होगा, लेकिन हमें यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सही आंसर होता है वो टिक करना होता है, तो यहाँ पे समग्रतावादी दृष्टिकोण ही सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 12, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, या फिर बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर सी, सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, या फिर डी, नियमों की जानकारी से निखरती है। तो यहाँ पे भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो बी ऑप्शन सही होगा। विद्यालय में ही सीखी जाती है, ये क्या हम घर पे भाषा नहीं सीखते, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, तो ऐसा भी नहीं है। जो बच्चे घर पे 5 साल से
कम उम्र के होते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, वो घर पे भी मातृभाषा सीख लेते हैं। नियमों की जानकारी से निकलती है, ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन इससे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर बी होगा। यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 13, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे द्वितीय भाषा के रूप में मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या फिर हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, या फिर सी हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या फिर डी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पे द्वितीय भाषा के रूप में अगर हम हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना ही उद्देश्य होगा। प्रश्न नंबर 14, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ए, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, या फिर बी, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर या प्रोत्साहन देना चाहिए, या फिर सी, सुहेल को बार बार त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, या फिर डी, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सुहेल को भाषा के अधिकाधिक अवसर या प्रोत्साहन देना चाहिए। जितना हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे उतनी जल्दी वो भाषा सीखेगा, और अगर हम बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताएंगे तो बच्चा डिमोटिवेट होगा, वो बोलेगा ही नहीं। और सुहेल की अगर उसे हम मातृभाषा में बात नहीं करने देंगे तो तब भी वो उसका गलत असर पड़ेगा बच्चे पे। और उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना ये सही हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है बी, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर या व प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, या फिर बी, भाषा की कक्षा में ही संभव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाषा की कक्षा में ही हम भाषा सीखते हैं, हम बाहर भी भाषा सीखते हैं। भाषा तो कहीं भी सीखी जा सकती है, घर पे, पड़ोस में। या फिर सी, सहज स्वाभाविक होता है, तो या फिर डी, प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन जो होता है सहज व स्वाभाविक होता है। प्रश्न नंबर 16, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, या फिर बी, पठन कौशल पर अधिक बल देना, या फिर सी, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, या फिर डी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होगा वो है समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री से में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। कि मतलब समाचार पत्रों, पत्रिकाओं जो अन्य भाषिक सामग्री है उनकी भाषा में समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ये महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 17, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, या फिर बी, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, या फिर सी, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, या फिर डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। प्रश्न नंबर 18, सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है?
सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना हो सकता है। या फिर बी, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। ऐसे तो सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को हम मेरे प्रिय विद्यालय में कैसे मतलब निबंध तो नहीं लिख पाएंगे। जरूरी नहीं कि हमने जो सुना है वो मेरा प्रिय विद्यालय के निबंध के अंतर्गत ही आता हो। या फिर सी, औपचारिक पत्र लेखन, ये भी गलत हो जाएगा। या फिर डी, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने भाषा सीखी है, सहज रूप से सुनी है या पढ़ी है, तो उसके लिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 19, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए, साहित्य सराहना या फिर सामाजिक। या फिर बी, संदर्भ बोध, साहित्य बोध, सामाजिक, राजनीतिक। या फिर सी, भाषा साहित्य या ऐतिहासिक। या फिर डी, साहित्य बोध, सराहना बोध या फिर और ऐतिहासिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक। उच्च प्राथमिक चरण है ये। प्रश्न नंबर 20, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए बच्चों की भाषा प्रयोग का स्तर, या फिर अच्छे साहित्य के प्रकाशक और लेखकों का नाम, या फिर बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, या फिर डी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसका जो कक्षा 8 के बच्चों के लिए है ना, तो उसके हिसाब से सही होगा बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता के बारे में जानना, क्योंकि कक्षा 8 के बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे नहीं हैं। अगर प्राथमिक स्तर के हिसाब से पूछा होता तो बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर हो जाता। प्रश्न नंबर 21, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। या फिर बी, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। या फिर सी, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। या फिर डी, अनुभवों को लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। या फिर बी, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। या फिर सी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। या फिर डी, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सटीक होगा हम उसे चुनेंगे। तो यहाँ पे अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना सर्वोपरि उद्देश्य होगा। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। या फिर भी चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। या फिर सी, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। या फिर डी, सुनी गई बात को ज्यों का त्यों दोहराना। अगर हम सुनी गई बात को ज्यों का त्यों दोहराएंगे तो बच्चे भाषा सीख ही नहीं पाएंगे।
विस्तार में। इसलिए प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर अच्छा, यहाँ पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो अगर उद्देश्य नहीं है तो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना सही हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो नहीं उद्देश्य है वो बताना है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी ऑप्शन, ये भी उद्देश्य सही है। और बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी उद्देश्य होता है। और सुनी गई बात को ज्यों का त्यों दोहराना, ये उद्देश्य नहीं है। तो जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। प्रश्न नंबर 24, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। सुनने, बोलने और सोचने का उत्तम साधन है, या फिर पढ़ने, लिखने या फिर और संप्रेषण का उत्तम साधन है, या फिर सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है, या फिर डी पढ़ने, लिखने और समझने का उत्तम साधन है। तो भाषा जो है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। ए अनुकरण, बी भाषा प्रयोग, सी यहाँ पे बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। तो सी रचनात्मकता, या फिर डी अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो अनुकरण पर बल देता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, ऐसे कैसे भाषा का आकलन हो जाएगा 5 पंक्तियाँ पढ़वाने से? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, हाँ हो सकता है। बच्चों से पत्र लिखवाना, इससे भी भाषा का आकलन नहीं होगा। बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें भाषा का आकलन करना है। तो जब बच्चा बोलेगा, प्रश्न पूछेगा या फिर चित्रों का वर्णन करेगा, तभी भाषा का आकलन हो पाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 27, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। यहाँ पे कथन जो सही नहीं है वो हमें बताना है। या फिर बहुभाषिक बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है, या फिर सी भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, या फिर डी भाषागत विविधता एक समस्या है। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो है भाषागत विविधता एक समस्या है। तो भाषागत विविधता एक समस्या नहीं होती है, इसे एक साधन के तौर पर देखा जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 28, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, ये उद्देश्य नहीं होगा कि बस व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर लिया जाए तो भाषा शिक्षण में महारत हासिल हो जाएगी। भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास करवाना, या फिर सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। बस लेखन की कुशलता विकसित करने से कुछ नहीं हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना ही सही उद्देश्य होगा। प्रश्न नंबर 29, भाषा शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? भाषा शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पूछा है यहाँ पे, सबसे कम प्रभावशाली क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर भी संवाद अदायगी तो प्रभावशाली है, परिचर्चा करना भी प्रभावशाली है,
घटना वर्णन करना भी प्रभावशाली है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर लिखना भाषा शिक्षण में उतना प्रभावशाली नहीं है या फिर कम प्रभावशाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 30, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ए भाषा प्रयोगशाला का, या फिर बी पाठ्य पुस्तक का, या फिर सी समाज का, या फिर डी भाषा कक्षा का। तो यहाँ पे भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? समाज का। इंटरेक्शन जब हम करेंगे तभी हमें भाषा अर्जन करने में सहायता मिलेगी। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ज़्यादा हमें भाषा सीखने के अवसर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 31, भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, या फिर बी केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए ज़रूरी होती है, या फिर सी केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, या फिर डी पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया जो है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 32, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, या फिर बी परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर सी कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर डी भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा बल समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर दिया है। प्रश्न नंबर 33, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना हो सकता है, बच्चों से किताब पढ़वाना नहीं, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना ये भी गलत हो जाएगा, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर हमें बच्चों की भाषा का आकलन करना है तो हमें भाषा प्रयोग का अवलोकन करना होगा बच्चों के। प्रश्न नंबर 34, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः ए भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, या फिर बी आकलन का काम करता है, या फिर सी रोचकता और जोश लाता है, या फिर डी अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो अध्यापक के काम को सरल बनाने के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो गलत हो जाएगा, तो अध्यापक के काम को सरल बनाने के लिए ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा। और जो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन होगा वो मुख्यतः रोचकता और जोश लाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 35, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? ए प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, सही है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। क्या पूछा गया? किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, गलत है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे भाषा शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। 36 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राथमिक स्तर पर सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, हो सकता है। बी बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, हाँ ये सही हो सकता है। बच्चे की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है,
ये गलत है। अगर विरोधाभास होगा तो बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा। डी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षा के संदर्भ में, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। बच्चे जो है भाषा उन्हें पहले भी आती है, घर से भी वो सीख के आते हैं, लेकिन जो जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान उन्हें विद्यालय में ही होगा। प्रश्न नंबर 37, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में एक जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, या फिर बी, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, या फिर सी, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या फिर डी, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे डी का ऑप्शन सही होगा। अगर भिन्न भिन्न प्रांतों के बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दूसरे बच्चे भी उन प्रांतों की भाषाओं के बारे में जानेंगे। प्रश्न नंबर 38, बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा होनी चाहिए। यहाँ पे डैश होगा। बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा, यहाँ पे भाषा के बाद डैश होगा, होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, या फिर समरसता होनी चाहिए, या फिर डी, अलगाव होना चाहिए। तो अलगाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे समरूपता सटीक बैठेगा, क्योंकि बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 39, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। बी, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चे के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, या फिर डी, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया। तो भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। प्रश्न नंबर 40, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षा का सर्वाधिक संबंध है। पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, या फिर बी, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, या फिर सी, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, या फिर डी, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने में। तो यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षा का सर्वाधिक संबंध है कि हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 41, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। क्या होगा इसमें? ए, सौंदर्य बोध, बी, संस्कृति, सी, संप्रेषण, या डी, कला। तो भाषा जो है वो संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारे सोच को भी निर्मित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 41, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? जहाँ पे समाज के साथ इंटरेक्शन की बात आ जाए तो वहाँ पे वाइगोत्स्की ही सही होंगे, क्योंकि जो वाइगोत्स्की ही हैं उन्होंने ही बच्चे को समाज के साथ जोड़ा है। स्किनर नहीं होंगे, चॉम्स्की भी नहीं होंगे। चॉम्स्की ने एलईडी की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और पियाजे ने भी समाज के बारे में बात नहीं की है जितना वाइगोत्स्की ने की है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा सीखता है। प्रश्न नंबर 43, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं।
बी, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कोई गलती नहीं करेंगे, अधिकतर त्रुटियाँ ही करते हैं। ये भी नहीं सही है कि अधिकतर वो त्रुटियाँ ही करते हैं। या डी, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 44, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? क्या अपेक्षित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो नहीं ध्यान में रखें। ए, स्वाध्यायशीलता का विकास, बी, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास, या फिर सी, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, या डी, चिंतनशीलता का विकास। तो यहाँ पे तो जो ऑप्शन बी होगा वही सही होगा, क्योंकि कोई ये प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात नहीं हो रही है। सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना यहाँ पे अपेक्षित नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर, कि जो बच्चे सुनेंगे वही दोहराएंगे। प्रश्न नंबर 45, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ए, शब्दों के अर्थ को जानना, बी, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, या फिर सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या फिर डी, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें जो जानना जरूरी होता है वो है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे तभी हमें वह भाषा आएगी। प्रश्न नंबर 46, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बी, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, या फिर सी, बच्चों को अनुशासन में रखना और मनोरंजन करना, या फिर डी, यहाँ पे बच्चों को अनुशासन में रखना इतना अलग हो जाएगा और बच्चों का मनोरंजन करना, ये ऑप्शन डी में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भाषा की कक्षा में कहानियाँ सुनाई जाती हैं उनका मूल उद्देश्य होता है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। प्रश्न नंबर 47, जानने का अर्थ उसका भाषा, अब यहाँ पे फिल करना कि भाषा क्या है। जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, या फिर भाषा सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, या फिर सी, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, या फिर डी, व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो यहाँ पर जो भाषा है वह जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 48, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, या फिर बी, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या फिर सी, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, या फिर डी, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पत्र आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 49, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, जी नहीं। बी, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, नहीं। सदैव समय नष्ट कर रही है, नहीं। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है जब वह बच्चों से बातचीत कर रही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 50, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है। अगर वह बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है तो यह भाषा अर्जन का उदाहरण है, क्योंकि सुमन ने गुजराती अचेतन प्रक्रिया में सीखी है। अचेतन प्रक्रिया में सीखी हुई भाषा क्या कहलाती है? भाषा अर्जन कहलाती है। और जिस भाषा को सीखने के लिए हम प्रयास करते हैं सिस्टमेटिक वे में, उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं। जैसे विद्यालय में जाकर कोई भाषा सीखना, तो वो हो जाएगा भाषा अधिगम। अगर भाषा अर्जन है तो भाषा अर्जन जो हम अपने परिवार से
बिना किसी प्रयास के सीखते हैं तो भाषा अर्जन सही होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।